सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। यहाँ आज कारोबार के दूसरे रोज तेजी का रुझान रहा है और कारोबार के अख्ताम पर आज कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ ये हम जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। कफील, बताइएगा, गुज़िश्ता 3-4 रोज से एक मंदी की सूरत हाल मार्केट में देख रहे थे, आज कुछ इजाफा होता हुआ नजर आया, आज किस तरह से मार्केट चली है? देखिए, मार्केट में मंदी का रुझान तो था लेकिन ताहाल जो है वो जो अगर हम बात कर लें उतार चढ़ाव के हवाले से मार्केट में जो ट्रेडिंग जारी है तो उसका रुझान जो है वो आज बरकरार के अंदर। अगर हम बात करें सुबह के आगाज पे तो मार्केट जो है वो खासी पॉजिटिव हुई थी और 61,237 का लेवल जो है वो मार्केट ने बनाया था। तमाम उसके बाद जो है वो मार्केट रिवर्स हुई है और अगर हम बात कर लें इख्तिताम तक तो इस महज 4 पॉइंट्स का मार्केट में जो है वो इजाफा हुआ है इख्तिताम पर और 100 इंडेक्स जो है वो 60,464 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और मजबूत तौर पर अगर हम बात कर लें तो 10 अरब रुपए माली थी जो है वो तकरीबन 36 करोड़ जो हिस्से से उसका कारोबार रिकॉर्ड किए गए और 174 कंपनी के हिस्से में इजाफा, जबकि 154 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। तो जो सरमायाकार है वो यकीनन जो है वो इस वक्त यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो तमाम सेंटीमेंट है, जो खबरें आ रही हैं, उसको वो बहुत ज्यादा फोकस करके बैठे हुए कि किस तरह जो है वो तमाम मराहिल जो है वो तय होंगे और देन उसके बाद ही जो है वो मार्केट में भी ज्यादा इंडेक्स बढ़ता हुआ या उसमें जो है वो इजाफा देखा जा सकता है आफ्टर द गवर्नमेंट की जब वो पूरी लॉन्च हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे गवर्नमेंट की हो जाएगी तो उसके बाद ही कोई स्टेबिलिटी मार्केट में आ सकेगी, अब उससे पहले ये उतार चढ़ाव का सिलसिला क्या इसी तरह से जारी रहेगा। जफर पराचा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे हम इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो एक उतार चढ़ाव की कैफियत हम देख रहे हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है मार्केट में, किसी दिन मार्केट थोड़ी अप हो जाती है। 2-2.5 माह पहले सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब अगर हमें उसी ऑल टाइम हाई पर जाना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? ये सूरत हाल कैसी तरह से चलती रहेगी जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आ जाती पॉलिटिकल सिनेरियो में? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जो मार्केट का साइज है 55-60 हज़ार, तो उसके ऊपर 1,500-1,500 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ के ऊपर जो छोटी से छोटी पॉजिटिव खबर और छोटी से छोटी नेगेटिव खबर वो असरअंदाज होती है, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों में क्योंकि मार्केट फोर्सेस और मार्केट मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्केट का तसलसल एक ही रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है तो उन लोगों का बिजनेस भी कम हो जाता है। गो के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से मार्केट में वो पहले वाली हलचल और उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं तो जैसे इस वक्त हालात हैं, अगर हम हिस्ट्री देखें या 1-1.5 साल पीछे चले जाएं तो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाना और लॉक लग जाना एक आम बात थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ और उनकी टीम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो न सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और दीगर हर जगह आप देखें एक पॉजिटिव चीज़ें हैं और एक महंगाई भी और होर्डिंग भी हर चीज़ कंट्रोल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है, गुड साइंस हैं सारे। आज भी मार्केट प्लस हुई है और फिर मैं दोबारा कहूँगा, अगर यही हालात हम 2 साल पहले देखें तो इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर 10-20 रुपए एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता था। स्टॉक एक्सचेंज में भी ब्लड बात होता था। वो ऐसी कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो जफर साहब, इस इंडेक्स को हमने 67-68 के करीब भी जाता देखा है और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था क्या ये एक शॉर्ट टर्म बबल है, ये जब इलेक्शन डेज आएंगे, जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होंगी तो ये उस वक्त फिर एक डाउनफॉल आ जाएगा मार्केट में, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद क्या सारे इशूज मार्केट के हल हो जाएंगे, इंडेक्स एक बार फिर वही 70,000 के आसपास जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। जो हमारा इंडेक्स है वो लाजमी ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो हमारे इकनॉमी के हिसाब से, हमारे जीडीपी के हिसाब से जो पर पर्सन जो यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज में वो ओनली 0.20% है, जबकि इंडिया में और दीगर ममालिक में ये 18 से 20% है। तो अब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मार्केट अभी हमारी खाली पड़ी हुई है।
जिसमें मैक्सिमम बढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और एक वजह ये भी है बढ़ने की कि आप स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज हैं लिस्टेड, उनके रिजल्ट्स देखें तो वो बहुत शानदार है। बैंकों के देखें 400%, 500%, 1000% तक उनके प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी बैंकों का जो कैपिटल है उससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा उनके प्रॉफिट्स हैं। दीगर कंपनियों का भी यही है। तो अगर हम उनकी फेयर वैल्यू निकालें तो स्टॉक की बहुत ज़्यादा है उन शेयर्स। तो जफर साहब, ये इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्यों नहीं आ रहे, अगर ये इतने प्रॉफिटेबल इदारे इस वक्त रन हो रहे हैं पाकिस्तान में? तो देखिए जनाब, पॉजिटिव जो उसके असरात हैं वो आ रहे हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। वो ख़ास तौर पे आपका स्टॉक एक्सचेंज इतना ऊपर है, फिर आपका जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बेहतर हुआ है, और आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आई है। गो कि जिस तरह आनी चाहिए थी वो नहीं आई, क्योंकि पॉलिटिकल जो एक अनसर्टेनिटी है वो ज़रूर काउंट होती है। उसके बावजूद आप देखिए आपका जो LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो बेहतर हुई है, और आपका जो बॉन्ड का रेट है इंटरनेशनली वो बेहतर हुआ है। और मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इकनॉमी है वो रातों रात ठीक नहीं हो जाती। जो आपकी मईशत है ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए होती हैं उसके लिए, जिसके लिए अक्सर मैं ये बात कहता हूँ और लोग भी ये बात कहते हैं कि अब मिसाक़ मईशत होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे यहाँ कोई भी कौमी सतह की कोई भी सियासी जमात नहीं है, और उनके कारकर्दगी से आवाम जो है ना। ठीक है। और जबरदस्त, बस आखिर में एक ब्रीफली ये भी बता दीजिएगा कि जो डॉलर की वैल्यू इस वक्त 277 और 280 के दरमियान में फंस कर रह गई है, ये इसमें क्यों नहीं कमी हो पा रही? इसके लिए क्या क्या स्टेप ज़रूरी हैं? देखिए जनाब, इसके लिए एक तो सबसे बड़ा स्टेप तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उसको आपको डायरेक्ट इंसेंटिव देना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज और एक्सचेंज कंपनीज को आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को आप 30 से 35% रिबेट और इंसेंटिव्स देते हैं, उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। वो वहीं 17, 18, 20 बिलियन पे रुके हुए हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी विदाउट इंसेंटिव और रिबेट वो जनाब 32 बिलियन पे जा चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप उनको थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे तो आप देखेंगे अगले 3 सालों में ये आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। ठीक है। एक्सपोर्ट से मैं कोई खास तवक्को अच्छी नहीं रखता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचर साहब, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ ज़ाहिर स्टॉक मार्केट पर ही इस वक्त इस गैर जो सियासी तौर पर इस वक्त एक अनस्टेबिलिटी है उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, बल्कि आलमी इदारों की भी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर हैं। और माशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में भी पेचीदगी कर सकती है। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया ये इस रिपोर्ट में जानिएगा। तो अब ये सियासी गैर यकीनी कब खत्म होगी, और जब खत्म हो जाएगी तो क्या पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस भी खत्म होने जा रहे हैं? नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा IMF के साथ डील करना, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो नई हुकूमत बनने जा रही है, कमो बेश इसमें तमाम ही सियासी जमातें हैं, एक आध जमात को छोड़कर, अब इनके लिए आगे कितने बड़े माशी चैलेंजेस हैं? क्या वो मुश्किल फैसले जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में करने हैं ये तमाम जमातें मिलकर कर पाएंगी? आपको लग रहा है सर? देखिए, हुकूमत की तो ये अव्वलीन तरजीह और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़र्ज़ है कि वो अच्छे से अच्छे फ़ैसले करे, और जिस नहज पे पाकिस्तान आ चुका है यहाँ पे अब गलती की बहुत कम गुंजाइश है। तो हुकूमत के लिए अच्छे फ़ैसले करना ज़रूरी है। कितनी मुस्तहकम हुकूमत होगी ये तो बात जो है वो थोड़ी सी अभी हवा में है। और जो आपने कहा कि एक आध जमात को छोड़ के सारी जमातें साथ होंगी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो एक आध जमात जिसको आप छोड़ रहे हैं वो सबसे बड़ी जमात है। तो हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले लेना वैसे भी मुश्किल होता है, इस सूरत हाल में ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल ये नागुज़ीर है और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत जो है वो मुश्किल। तो मिफ्ता साहब, ये जो फिश की इस वक्त रिपोर्ट आई है ये कितनी तशवीशनाक है? अब इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के का जो प्रोग्राम है उसमें बड़ी पेचीदगी हो सकती है अगर ये गैर यकीनी एक फ़ज़ा रही सियासत में, तो ये इसको फिर किस तरह से कम किया जाए, और इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, अगर हुकूमत का जहन क्लियर है कि हमें कितनी ज़रूरत है इस IMF प्रोग्राम की, और IMF के प्रोग्राम के बगैर हम
बहुत ही मुश्किल में फंस जाएंगे, तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए कि देखिए जो कीमतें बढ़ानी थी वो बढ़ा दी हैं, तो जो आवाम के ऊपर आपने बोझ डालना था वो डाल दिया है आपने। अब आपने स्पेशल इंटरेस्ट से लड़ना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर आपने जो है टैक्स के नेट को वाइड करना है, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाना है, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना है, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाना है, जो सेक्टर्स टैक्स में नहीं हैं और जिनकी लाबियाँ बहुत मजबूत हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना है। दोयम आपको निचकारी करनी है, उसके अंदर आपको जो लेबर यूनियंस होती हैं जिनके एक वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो मफाद होते हैं, उनके खिलाफ जाना है। लेकिन इन तमाम जो इक़दामात हैं इनसे एक जो आम सारिफ है, एक आम पाकिस्तानी है, एक जो गरीब पाकिस्तानी है, उसको फ़ायदा होगा। तो हुकूमत को ये सोच के कि हम आम पाकिस्तानी का फ़ायदा करेंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा करेंगे और स्पेशल इंटरेस्ट से लड़ाई करेंगे, अगर ये सोचने में हुकूमत क्लियर हो जाती है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो। लेकिन मुफ्ती साहब ये पीडीएम में भी यही सारी जमातें थीं और उस दौर में भी इसी तरह के टैक्सेस लगाए गए, जो लोग पहले टैक्स दे रहे थे उन्हीं पर ज़्यादा टैक्स लगाए गए, तो फिर उसका मलबा भी इलेक्शन में आप देखें इन सियासी जमातों पर गिरा है। तो क्या एक बार फिर इस तरह के इक़दाम उठाने की पोजीशन में हैं ये जमातें? देखिए गैस और बिजली की जितनी कीमतें बढ़नी थी वो बढ़ गई हैं और मतलब अब इससे ज़्यादा मज़ीद तो बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। तो वो जो मुश्किल आवाम के ऊपर डालनी थी आपने बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, वो तो केयर टेकर हुकूमत ने आके कर दी है। अब आपको निचकारी करनी है, अब आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। और ये जो है आम आदमी के ऊपर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई तनख्वाहों के ऊपर टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ या मजीद टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो टैक्स से मुस्तस्ना है, उनके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। पूरे पाकिस्तान का दुकानदार अगर 25 लाख पाकिस्तान में दुकानें और 30,000 दुकानें टैक्स दे रही हों और बाकी 24,70,000 दुकानें टैक्स ना दे रही हों तो ये ज्यादती है और इनके ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। तो आम आदमी को उसके नुकसान नहीं होगा। आम आदमी तो आप देखेंगे कि अगर हुकूमत ये चीजें कर लेती है तो 6-8 महीने में फायदा होगा। लेकिन अब समझ लीजिए कि हुकूमत ये नहीं करती। हुकूमत अगर मजीद टैक्स नहीं लगाती, कुछ अखराजात अपने कम नहीं करती, निचकारी नहीं करती, तो इसका नुकसान हुकूमत कहाँ से भरती है? इसका नुकसान हुकूमत नोटें छाप के भरती है और उस नोटें छापने से महंगाई बढ़ती है। तो आम आदमी, गरीब आदमी तो इस महंगाई में पिस रहा है और गरीब आदमी की महंगाई से निजात दिलाने के लिए तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब उसके लिए तो एक हैवी मैंडेट की जरूरत होती है। एक बार फिर वही तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत में आ रही हैं और इस बार कम मैंडेट के साथ आ रही हैं, एक अक़लियती हुकूमत बनने जा रही है। तो आगे अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनकी आपने बात की है, निशानदेही की है, कितना मुश्किल होगा आपको इस हुकूमत, जो भी अभी हुकूमत बनेगी, उसमें इंटेंशन, विल, कॉम्पिटेंस, ये तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो फाइनेंस का डिवीजन है उसमें कॉम्पिटेंस है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कॉम्पिटेंस है। सियासतदानों के अंदर अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस नज़र नहीं आती, लेकिन सियासतदानों का जो असल काम होता है वो कॉम्पिटेंस नहीं होती है। सियासतदानों का असल कॉम्पिटेंस होता है विजन और कमिटमेंट। उनका काम होता है, जिसको आपने कहा कि मुश्किल फैसले करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर सियासतदान पीडीएम वाले वो दिखाएं, पिछली मरतबा ये बात होती थी कि पीडीएम सिर्फ 1 साल के लिए है और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई है, 1 साल बाद इलेक्शन होगा तो वो निचकारी के काम नहीं कर सकती, दीगर काम नहीं कर सकती। हमने देखा कि केयर टेकर ने एक कलील अरसे के अंदर भी निचकारी का काम आगे बढ़ाया है। अब हुकूमत को ये काम करना चाहिए कि SIFC का भी इनको एक साथ मिला हुआ है कि SIFC को साथ मिलाकर जो काम केयर टेकर करके गई है उसको आगे बढ़ाएं, निचकारी को मुकम्मल करें, मईशत में एफिशिएंसी लाएं, जो टैक्स इधर उधर मैं बात की थी जो दीगर चीज़ों पे लगाने का है वो लगाएं और कुछ अखराजात को भी देखें। ठीक है, अब मतलब अगली हुकूमत को आते एक तो IMF के पास भी जाना पड़ेगा। जो 6 से 8 माह अगले, इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर पेमेंट्स भी करनी है। तो आपको अब क्या लग रहा है, ये जो इस वक्त एक गैप आ रहा है पाकिस्तान के पास, जो अमाउंट है और जो पेमेंट्स करनी है, उसके लिए IMF का कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा आपकी नज़र में? कि महंगाई का जो असल तूफान आएगा ना वो खुदा न खास्ता अब तब आएगा जब आपने IMF से डील नहीं करी। अगर IMF से डील नहीं हुई तो फिर आपको पता चलेगी कि महंगाई क्या होती है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे मुल्क से ही आप देख रहे हैं कि पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने जब हम IMF को आंखें दिखा रहे थे तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा 4 महीनों की मुसलसल महंगाई हुई है। 35% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन होता रहा उन महीनों में। जैसे आपने जून में IMF से डील कर ली तो महंगाई के अंदर कमी आई है। अभी भी आज भी 25% है लेकिन महंगाई में कमी आई है। तो एक तो ये बात करें कि सोच लें कि अगर IMF नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा महंगाई और भी ज़्यादा महंगाई आएगी।
दूसरा ये कि IMF से डील करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। ये इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है वो ICU में जा रहे हैं, आप जो है वो सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं, आप परहेजी करना शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ ये बड़ी चीज़ें मुश्किल होंगी, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मौत है तो फिर आदमी को करना पड़ता है। तो इसी तरह IMF के साथ जो चीज़ें करेंगे उसमें बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा महंगाई है, दूसरी तरफ तबाही है। तो IMF में जाना ज़रूरी है। IMF के प्रोग्राम जो है ना उसमें होना ज़रूरी है। उसकी अमाउंट इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट जो भी हो, और अमाउंट तो एक हिसाब से होती है, मगर 4-6-7 बिलियन होगी 3-4 साल के प्रोग्राम में, लेकिन अमाउंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हों, जो कि एक किस्म का आप समझ लीजिए कि इंश्योरेंस होता है, एक किस्म का प्रोटेक्शन होती है कि जब तक IMF के अम्ब्रेला में होंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है अब मिफ्ता साहब, जब हम बात कर रहे हैं अभी आप देखें कि फरवरी भी अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और अब नया बजट बिल्कुल सर पर खड़ा है, हुकूमत अभी तक फॉर्म नहीं हो सकी। अब इस नई हुकूमत के लिए जिन जमातों की भी बनती है, कितना चैलेंजिंग होगा नया बजट, और फिर चूँकि वक्त बहुत कम है, 2 से ढाई माह का अरसा है उसको बनाने के लिए, और फिर उसमें अब किन किन बेसिक पॉइंट्स को फिर मद्देनजर रखना होगा कि एक वो ऐसा बजट हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़े, तो ये तो इनके साथ होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस बजट के अंदर अगर आप थोड़ा सा अपना रिवायती वो छोड़ दें और अगर आप मुख्तलिफ नई चीज़ों को टैक्स लगाने की कोशिश करें, जो मैंने की थी मिसाल के तौर पर कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया था या दुकानों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू करवाया था, अगर आप टैक्स रेट्स को ज़रा सा खोलें टैक्स को और उन मईशत के या उन माशी एक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाएं जो आज टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर आप काम कर सकते हैं। अगर आपका इतना बड़ा रियल एस्टेट का सेक्टर है जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, प्रॉपर्टी लोगों ने रखी हुई है, सालों से उस पर स्पेकुलेशन करते हैं, उस पर पैसे कमाते हैं, अपना जो जितना भी धन है वो प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं, काला धन हो या सफ़ेद धन हो वो प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाते। अगर आप दुकानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते, तो फिर आपके पास यही रह जाते हैं कि गरीब लोगों से या आप सेल टैक्स ज़्यादा ले लें या आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा दें। इनकी गर्दन पतली होती है तो हम उनको ही पकड़ते हैं। अगर इनको ना पकड़ें और जो थोड़े से साहिब सरवत लोग हैं उनसे टैक्स लेना शुरू कर दें तो ये चीज़ का मामला चल सकता है। मुफ्ता साहब, ये इस तरह के नए टैक्सेस कुछ आपने भी लगाए थे, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, लेकिन फिर आपको भी बहालत मजबूरी जाना पड़ गया। अब इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेते हैं। मुफ्ता साहब आप साथ ही रहिएगा, वापस आते हैं और फिर मुफ्ता साहब से जानेंगे कि आखिर उनको क्यों जाना पड़ा, ये सारे इकदाम जब उन्होंने उठाए तो उनके साथ क्या हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के बाद फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिफ्ता साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि जब ये नए टैक्सेस और इस तरह के कुछ जो इनकलाबी इक़दाम थे वो जब आपने उठाने की कोशिश की तो फिर आपको भी वो ओहदा छोड़कर जाना पड़ा। अब ये बताइएगा कि नया वज़ीर ख़ज़ाना जो भी होता है, वो जितना भी एक्सपीरियंस होता है, जितना भी कॉम्पिटेंट होता है, अगर वो भी इस तरह के इक़दाम उठाने की कोशिश करेगा तो इस सिस्टम में वो चल सकेगा, इस तरह के इस्लाहात उसको करने दिए जाएंगे या फिर उसको भी जाना ही पड़ेगा? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सियासतदानों का जो काम होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त और हिम्मत के साथ काम करें और मुल्क के मफाद को, वसीतर मफाद को देखें और सिर्फ अपने अगले 15 दिन की पॉपुलैरिटी या ट्विटर ट्रेंड्स को ना देखें, कोई अगले इलेक्शंस को भी ना देखें। और अगला इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है और ये जितनी चीज़ें करनी है, पीडीएम को भी ये सबक हुआ होगा ना कि जो भी चीज़ें इन्होंने कर ली और जितने भी फैसले डिले करे इसका इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे तो अच्छा है कि आदमी कर गुजरे जो कर गुजरना है, फिर जो सही चीज़ है वो करे। अवाम भी इसका इवेंचुअली फ़ायदा भी उठाएंगे और अवाम इसकी वो भी करेंगे, पजीराई भी करेंगे कि हाँ इन्होंने फैसले लिए जो मुल्क की और कौम की खातिर थे। लेकिन अगर ये सिर्फ सियासी तौर पर फैसले लेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा मिफ्ता साहब, बस एक दो सवाल और मैं आपसे जल्दी करूंगा। बताएगा कि इस वक्त अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल एक मुकम्मल तौर पर सेफ जोन में है। आया जो आने वाली हुकूमत है वो IMF के पास जाए या नहीं जाए, IMF का प्रोग्राम हमें मिल सके या नहीं मिल सके, कोई डिफॉल्ट होने का खतरा तो इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द नहीं मंडला रहा? मैं इस वक्त समझता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान सेफ जोन में है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखें कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं और अगर IMF के अम्ब्रेला के नीचे रह के अच्छी चल रही है, अगर ये अम्ब्रेला ख़त्म कर देंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम दूसरा IMF का प्रोग्राम कर लें
सेफ्टी कर लें, 4 साल उस IMF के प्रोग्राम में रहें, मईशत को अपनी ठीक कर लें, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह की मेहरबानी से हम तरक्की कर सकेंगे तेज़ी से। IMF की अम्ब्रेला में इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं होती है, ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है वो हमको कैश ड्रॉप नहीं करना है, रन बनाना है, थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे, अभी पहले थोड़ी देर विकेट पे। और मिफ्ता साहब एक आखिरी सवाल, और वो SIFC से रिलेटेड के SIFC के बाद अब पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बूस्ट आ सकता है? ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर कोई चेंज नज़र आना तो शायद मुमकिन नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में और कितने अरसे में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हम अपनी मईशत पर देखेंगे? अगर आने वाली हुकूमत SIFC को अच्छी तरह इस्तेमाल करती है, उसको फाल रहने देती है, उसको उसके सहारे से मुश्किल फैसले कर लेती है, तो SIFC को बहुत फायदा है। मगर अगर आने वाली हुकूमत जो है वो SIFC को इग्नोर करती है, SIFC को रिजेंट करती है, SIFC को दूर रखती है एक मईशत के फैसलों से, तो फिर SIFC सूदमंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हो। SIFC भी बड़ा एक गेम चेंजर है, और अगर आने वाली हुकूमत इसको सीरियसली आगे लेकर चलती है तो पाकिस्तानी मईशत पर इसके बड़े बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ शोबे बड़े बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं। अगर ये हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फरामी की हम बात करें तो अब महफूज और तेज़ रफ्तार ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फरामी के लिए PTCL घरेलू सार्फिन को फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन भी देगी, और ये जदीद ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइबर टू दी होम कनेक्शन पर फोकस होगा अपनी इन सर्विसेज को बेहतर करने के लिए। और जो घरेलू सार्फिन है उनको बेहतर सर्विसेज फराहम करने के लिए ये इनिशिएटिव इस वक्त लिया जा रहा है। अब ये कितना बेहतर इनिशिएटिव है और इससे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उसकी फराहमी किस हद तक बेहतर हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब डिजिटल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्मार्ट दुबई गवर्नमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा PTCL का कितना बेहतर फैसला है ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने के लिए, उसकी तेज़ रफ्तार फराहमी के लिए कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स मजीद उठाए जाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है फाइबर टू द होम, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 90s से मैच्योर हो रही थी, और आज कोई वजह नहीं है कि घरों तक कनेक्टिविटी जो है वो वायरलेस के ज़रिए दी जाए। हमारे पास जो वायरलेस स्पेक्ट्रम है वो एक स्केर्स रिसोर्स है, वायरलेस फ्रीक्वेंसी, और उसमें आपके पास बैंडविड्थ भी कम होती है। फाइबर के ज़रिए हर घर तक, एक तो इट्स द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे, प्लस आपको जो स्पीड, जो कनेक्टिविटी एक फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर मिलेगी, चाहे आपने वीडियो चाहे आपके पास TV आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, और जो स्पीड आपको उसमें मिलेगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाइबर के ज़रिए जैसे हम जानते हैं कि हम ऑल द वे अप टू 30 टेराबाइट्स तक जा सकते हैं, और जस्ट आपके सामीन के लिए कि 32 टेराबाइट्स का मतलब ये कि अगर सारा पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहा है और कोई नहीं सुन रहा, जो कि नॉर्मली हमारे लोग बात ही करते हैं, सुनते नहीं है, तो उस सारी ट्रैफिक को कैरी करने के लिए एक फाइबर का समा ऐसा काफ़ी है। तो ये बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है घरों तक आना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त अगर हम देखते हैं, हमारे लिए हमारी तरजीहात डिजिटल इकॉनमी की है, डिजिटल सोसाइटी के हमारे अराउंड हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, तो उसमें एक बड़ा मेजर रोल अगर हमारी सोसाइटी ने इवॉल्व करना है वो डिजिटल का होना है, और उसके लिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले करना है, या जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स PTCL जैसों ने रोल प्ले करना है, वो ये है कि सामीन तक इंटरनेट और डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करना, और उसके लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और सस्ता तरीका फाइबर ऑप्टिक केबल है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये टेक्नोलॉजी अब हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है या अभी भी इसमें कुछ स्टेप्स हमें मजीद लेने हैं, चूँकि हम ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे हैं। अभी ये फाइबर टू दी होम भी, ज़रा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा कि कितने मुल्कों में इस पर बड़ी कामयाबी के साथ काम हो रहा है और ये सर्विसेज फराहम की जा चुकी हैं, और हम आज 2024 में भी अभी इसको पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। अभी ज़ाहिर इस पर अमल दरामद मजीद होना बाकी है। ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो है, चाहे वो PTCL है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, उनके लिए उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनकी वाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बनस्बत उन्हें जो उसका रिटर्न मिल रहा है। तो PTCL को भी एक कंपनी होते हुए एज अ बिजनेस ही ऑपरेट करना चाहिए, और एज अ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी घर तक, किसी इंडिविजुअल घर तक कनेक्टिविटी देना, TV सर्विस देना, फ़ोन सर्विस देने का सबसे सस्ता तरीका इस वक्त फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सबसे बड़ा मसला था घर तक पहुंचाने में, वो ये था कि खुदाई करनी और राइट ऑफ वे देना है।
اینڈ آئی تھنک پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کی ایفرٹس کے ساتھ، ٹیلی کام انڈسٹری کے ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر اب فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر کھدائی کر کے فائبر آپٹک لے کے جانی ہے گھروں تک تو اس کے لیے جو رائٹ آف وے ہے میونسپیلٹیز نے یا گورنمنٹ نے آپ کو دینا ہے. تو آئی تھنک وہ چیز اب سارٹ آؤٹ ہو چکی ہے. ایک فریم ورک از ان پلیس. آلریڈی ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز گھروں تک فائبر دے رہے تھے اور اس وقت سب سے، جیسے میں نے کہا، کاسٹ افیکٹو طریقہ اور سب سے ایفیشینٹ طریقہ وہ فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے یہ ہے. اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ 4G کے اوپر اور وائرلیس کے اوپر گھروں تک فائبر یا گھروں تک ڈاکٹر صاحب جب PTCL نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو یہ بتائے گا کہ یہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اس سے، اور اب جو باقی ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی بہرحال ایک مین کمپٹیٹر کے طور پر PTCL موجود ہوگا؟ دیکھیے جو سب سے پہلے تو PTCL ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے when it comes to fiber optic cable یا ڈیجیٹل سروسز، ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اینڈ انٹرنیٹ سروسز. تو اس ضرورت یہ ہے کہ اسے جتنا زیادہ کاسٹ افیکٹو کیا جا سکے وہ کرنا چاہیے. کاسٹ وائز آج بھی پاکستان اگر ہم دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں تو آئی تھنک اگر ایک کاسٹ ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ 25% کنٹریز میں آتا ہے when you are talking about cost of internet. مگر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بینڈوتھ اویلیبل ہے وہ نہیں ہے. اور وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے، ایک ڈیجیٹل نیشن اسٹریٹجی پاکستان کی بننی ہے، تو جہاں پہ ہم گورننس کو امپروو کرنے کے لیے ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈیجیٹل اکانومی کو کریٹ کرنا اور نالج اکانومی کو کریٹ کرنا اور اس کے اوپر انویسٹ کرنا. آج وہاں پہ پاکستان کی رینکنگ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل اکانومی میں 107 آؤٹ آف 146 کنٹریز ہے اس وقت رائٹ ناؤ. ٹیکنالوجی اڈاپشن کی بات کرتے ہیں وی آر ایٹ 147 آؤٹ آف 146 کنٹریز وین یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل ریڈینس انڈیکس. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ڈیجیٹل اکانومی کو انہینس کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ایک رول جو گورنمنٹ پلے کر سکتی ہے وہ ہے کہ یونیفائڈ ایکسیس ٹو ایوری ون. ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جہاں تک بات ہے لانگ ڈسٹینس فائبر، اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. موسٹ زیادہ تر آپ کے جتنے بھی ریموٹ علاقے بھی ہیں وہ فائبر سے کنیکٹڈ ہیں. اب آ جاتی یہ چیز لاسٹ مائل کہ گھروں تک کیسے پہنچی جائے، گھروں تک کیسے انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کی جائے یا ڈیجیٹل سروسز پرووائڈ کی جائے. اس کے لیے فائبر ٹو دا ہوم از دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ کاسٹ افیکٹو مینر. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت ہم ظاہر ہے کہ اس فیلڈ میں بہت لو ریٹڈ ہیں اور ابھی آپ نے ریٹنگز بھی بتائیں، تو اس کی بہتری کے لیے پھر کیا یہ 5G اگر متعارف ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو یہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور 5G بڑا میجر رول پلے کرے گی. اچھا. کیونکہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ اسپیڈ. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جسے ہم لیٹنسی کہتے ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی بات مجھ تک دیر سے پہنچے گی تو بیچ میں ایک جٹر آئے گا. آپ کے جو سامعین ہیں انہیں نہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی نہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور اب اس وقت بہت سارے جب ہمارے اراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اس سے کم از کم بھی 100 گنا زیادہ ڈیوائسز ہیں جو کہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں. مجھے آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں، سرویلنس کرنی ہے. دنیا بھر میں اس وقت آٹونومس وہیکلس کی بات ہو رہی ہے، ڈرونز کی بات ہو رہی ہے. مجھے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور مجھے میڈیکل سروس پرووائڈ کرنی ہے، اس کا سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہے کہ ڈرون میرے تک آ جائے. یا اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں میرا کوئی بزرگ ہیں جو کہ بیمار ہیں اور ان کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہونی ہے، جو کہ ایک ڈیٹا سارا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ ساری کیپیبلٹیز اس وقت باقی دنیا میں موجود ہیں. اور ان آرڈر ٹو انیبل دیٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے 5G نے. ان جنرل میری لائف ڈیجیٹائز ہو رہی ہے چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ آج مجھ سے بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ ہم زوم کے ذریعے کر رہے ہیں. ڈیٹا ڈیجیٹائزیشن، سوشل میڈیا سے ہم سب واقف ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. اس کے بعد کیسے مجھے ڈفرینٹ سروسز، چاہے وہ مجھے ایک سروس ڈلیوری ہو رہی ہے، چاہے مانیٹرنگ کرنی ہے، روڈ پہ سرویلنس ہونی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے کنیکٹیوٹی میجر رول پلے کرے گی. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وائرلیس وہاں ہونا چاہیے جہاں وائرلیس کی ضرورت ہے. اگر میں اپنے گھر پہ یا دفتر پہ بیٹھا ہوا ہوں
اور میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں یا ڈیجیٹل سروس یوز کر رہا ہوں, اور اس کے لیے اگر میں وائرلیس یوز کروں, 5G یوز کروں, تو میں ریسورس ضائع کر رہا ہوں. ایک 5G ول بی ایفیشینٹ, ول بی ایکسپینسو, 5G اسپیکٹرم کی کمی ہوگی. دوسری طرف فائبر کے اوپر اگر میں کہیں فکسڈ انوائرمنٹ میں ہوں تو وہاں تک فائبر سے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں روڈ پہ ہوں, ایک آٹونومس وہیکل ہے, میں چلتے جب روڈ پہ سفر کر رہا ہوں اس وقت مجھے کنیکٹیوٹی چاہیے, تو وہاں پہ وائرلیس ہونا چاہیے. تو یہ دونوں مطلب کہ ہمیں صرف فیسلٹی نہیں دینی گورنمنٹ کو, بلکہ اس کے ساتھ اویئرنیس بھی دینی ہے. ابھی جو گیپ ہے اس وقت, جو ٹاپ ریٹڈ کنٹریز ہیں ٹیکنالوجی میں جو بہت آگے نکل گئے, پاکستان جیسے ممالک کا, یہ اس گیپ کا ریئل ریزن کیا ہے؟ کیا ریسرچ کی کمی ہے, فنڈز کی کمی ہے, یا ٹیکنالوجی پر بر وقت توجہ نہیں دی پاکستان میں لوگوں نے؟ سارے فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اکانومی ہوتی ہے, آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی. اگر اکانومی آپ کی لو ہوگی تو سرٹنلی دیر از اونلی سو مچ دیٹ دی گورنمنٹ کین ڈو. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ساری ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ سے تو نہیں ہونی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر ایکو سسٹم نے ایوالو کرنا ہے اور اس نے پرووائڈ کرنا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا اور پراپرلی ریگولیٹ کرنا. اب 5G کے اندر آئی تھنک ایک المیہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس 5G ریزالو نہیں ہوا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہاں گورنمنٹ کا کام 5G ڈپلوائے کرنا نہیں تھا, گورنمنٹ کا کام ہے کریکٹ پالیسی میکنگ کرنا, کریکٹ پالیسی بنانا اور اس کی بیسس کے اوپر 5G اسپیکٹرم کے نیلام کرنا اور سروس پرووائڈرس کو اویلیبل کرنا کہ وہ آ کے 5G پہ انویسٹ کر سکیں. دوسرا گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو ٹیلی کام آپریٹرز جو اس پہ انفراسٹرکچر انویسٹ کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ داری کر رہے ہیں تو ان کے سرمایہ کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو رائٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ وہ کمفرٹیبل ہوں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یا فارگیٹ فار دا فارن انویسٹرز, ایک پاکستانی انویسٹرز ہیں, دیر لارج بزنس ہاؤسز ان پاکستان. فار دیم ٹو انویسٹ انٹو دس دے ہیو ٹو ہیو پروٹیکشن آف دیئر انویسٹمنٹس. تو گورنمنٹ کا کام انویسٹ کرنے سے زیادہ رائٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے نا. گورنمنٹ آئی تھنک یہ پرائیورٹی ہر ایک کو پتہ ہے, کوئی میں یہ آپ نہیں بات نہیں کر. یہ کیا آپ ایگری کریں گے کہ رائٹ انوائرمنٹ فراہم کرنے کے لیے پھر رائٹ پرسن کا رائٹ جاب پر ہونا بھی ضروری ہے؟ اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو بھی IT منسٹر ہوتا ہے اس کو, یہ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا, جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایسے شخص کو لگا دیتی ہیں جس کا کوئی IT کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا. اب ایک جب کسی شخص کی اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں ہوگی تو وہ ان بیسک ایشوز کو پھر کیسے سارٹ آؤٹ کر سکے گا؟ سر میں تھوڑا سا سیاست پہ تو کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ بات یہ ہے کہ یہی چیز فائنانس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر ہو تو وہ پولیس والا تو نہیں ہونا ضروری. تو بات یہ ہے کہ رائٹ پرسن ود دا رائٹ انٹینٹ از دیئر, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے, بٹ ان کا پھر کام ہے کہ کریکٹ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک IT PhD ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے IT منسٹر ہو. I think minister should have very clear directions. ان کا ایک فوکس ہونا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, پالیسی کیا ہے, بٹ آگے انہیں پھر رائٹ لوگوں کو لگانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ IT انڈسٹری سے کیونکہ تعلق رہا ہے اور پاکستان سے تعلق رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 منسٹرز جو IT کے انوالو رہے ہیں, they have done a very good job and do understand what the priorities are. میرا یہ خیال ہے کہ میرا ایکلیسی آبزرویشن ہے کہ ایٹ لیسٹ دے نو وٹ نیڈس ٹو بی ڈن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل منیر صاحب, ڈیجیٹل گورنمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. فوکس رکھیں گے ٹیکنالوجی پر تو پاکستان آگے بھی بڑھتا رہے گا اور ترقی بھی اس فیلڈ میں ضرور کرے گا. پاکستان کی اکانومی کو اگر بہتر ہونا ہے تو اس کے لیے ایکسپورٹس کا بڑھنا بڑا ضروری ہے, اور سلسلے میں اب کچھ نئے معاہدے بھی سائن ہو رہے ہیں. جو ریسنٹ معاہدہ ہوا ہے وہ ہمالیائی نمک کی برآمد کا معاہدہ ہے, اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے نمک کی جو برآمد ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا, اور سرمایہ کاروں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ پر کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں, اور SIFC سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈو آپریشن مہیا کر رہی ہے. تو اب یہ جو ہمالیہ یعنی پہاڑی نمک ہے, جب اس کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے, اور اسی طرح کی جو دوسرے منرلز ہیں یا اور ایسی وہ اشیاء ہیں جو کہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے, اس میں ابھی مزید کتنی کیپیسٹی باقی ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. پریزیڈنٹ KCCI افتخار احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ اس کا کوئی فگر آپ کے اس وقت ذہن میں ہے کہ جو پہاڑی نمک پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے یا جو ابھی مزید کرے گا, جو نئے معاہدے اس کے ہوئے ہیں, اس سے کتنا پاکستان کی ایکسپورٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ پچھلے کافی دنوں سے جو ہے نا نمک جو ہمارا پہاڑی نمک ہے اس پہ کافی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور کافی ہمارے ڈیمانڈز آ رہی ہیں باہر سے.
اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں جو ابھی معاہدہ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے ابھی کاکڑ صاحب نے کیا ہے، یقیناً اس سے ایکسپورٹ بہت بڑھے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 گنا زیادہ بڑھے گی۔ اس وقت 400-450 ملین تک ہم جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کے اندر، کیونکہ ہمارا پہاڑی نمک جو ہے یہ باہر ملکوں میں بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ مڈل ایسٹ اور اس جگہوں پر جو ہے نا، اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک پچھلے دنوں میں اس کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس معاہدے کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آپ جانتے ہیں SIFC میں بھی اس مائننگ کو ہم نے کافی پریولیج دی ہوئی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو منرلز ہیں ہمارے یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس قسم کے معاہدے اگر کوئی گورنمنٹ کرتی ہے تو ایکسپورٹرز کو اس کا پریولیج ملتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اور افتخار صاحب، یہ مائننگ اور منرل پر اس وقت خاص طور پر فوکس ہے SIFC کا، تو وہ کون سی بڑی مارکیٹس ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی ایکسپورٹرز کے ذہنوں میں موجود ہیں، جن کو ابھی کیپچر کرنا ہے، جہاں پر دوسرے ممالک تو یہ اپنی ایکسپورٹس کر رہے ہیں لیکن ابھی پاکستان وہاں پر پیچھے ہے؟ دیکھیں جی، خاص طور پر جو SIFC میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے SIFC ایک ایسا ادارہ کام شروع کیا ہوا ہے جس کو کراچی چیمبر بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، پورا ملک اپریشیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ون ونڈو آپریشن ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ایگریکلچر کے اندر ہمیں ویلیو ایڈڈ کے اندر جانا ہے، اور اس کے اندر اگر جب ہم جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ 8 سے 10 گنا بڑھے گی۔ ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا، یہ مائننگ سیکٹر ہو گیا، منرلز ہیں، یہ ایک ایسی آئٹمیں ہیں جس کے اندر ہماری ایکسپورٹ کی بہت ضرورت ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ابھی تک ہم نے کام نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے اس کی ایکسپورٹ بڑھی نہیں ہے۔ اب SIFC کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایکسپورٹر اس طرح توجہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ویلیو ایڈڈ لے کے آئیں اور اس کے اندر کام کریں اور ایکسپورٹ کریں۔ اور افتخار صاحب، یہ جو 8 سے 10 گنا آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت بڑا ایک فرق ہے، بہت بڑا ایک فگر ہے۔ یہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے ایک تو SIFC کی کنٹینیوشن بڑی ضروری ہوگی، اور پھر اس میں وقت کتنا درکار ہوگا؟ ظاہر ہے یہ چند ماہ کا تو نہیں پروسیس ہوگا، اس کے لیے چند سال درکار ہوں گے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں جی SIFC میں جو بھی ایگریکلچر کے اندر کام کر رہے ہیں ہم وہ 30 ایئرس کے لیے کر رہے ہیں، کہ 30 ایئرس کے لیے ہمیں اس کے زمینیں اور اس ایگریکلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور 3 سال تو گورنمنٹ نے کم از کم اس کے اندر رکھے ہیں جو ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال کے اندر ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ کافی بوسٹ اپ ہوگی، اور کافی زیادہ ہم اس کے اندر جو ہے کام کر سکیں گے۔ بڑے سیکٹرز میں کیے ہیں، پیچھے بھی ہم نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل جو ہے چائنا کے ساتھ کیا ہے ہم نے، ریڈ چلی کا، وہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ اس طرح بہت سارے سیکٹرز کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایگریکلچر، پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے، لوگ محنتی ہیں، لوگ کام کرتے ہیں۔ اب یہ ایکسپورٹ سیکٹر جب اس کے اندر آئے گا تو میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی ہماری کوشش ہے، اور ہم ہر جگہ پر یہی بات کرتے ہیں کہ یہ 4-5 سیکٹر جو SIFC میں کھلے ہیں ون ونڈو کے لیے، اس کے اندر بہت کام ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کو کنٹینیوٹی ملے گی، اور یہ آگے یہ گورنمنٹ جو آیا رہی ہے یہ بھی اس کو کنٹینیو کرے گی، اور اسی اسپرٹ میں کرے گی تاکہ ایکسپورٹرز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ کا حجم بڑھ سکے۔ افتخار صاحب، ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ SIFC کا جو مین فوکس ہے وہ بس وہ 3-4 بڑے سیکٹرز ہیں، وہ ایگریکلچر، منرلز اور IT، وہ انہی پر ہوگا، کلٹیویشن پر ہوگا۔ وہ باقی جو سیکٹرز ہیں جن کو ایک پش کرنے کی ضرورت ہے، یا جو سیکٹرز پیچھے جا رہے ہیں جیسے ٹیکسٹائل ہے یا کچھ اور ایسے سیکٹرز ہیں، تو ان پر بھی پھر آنے والے دنوں میں SIFC کا فوکس آپ کو لگ رہا ہے کہ شفٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ جو 4-5 سیکٹر SIFC میں دیے ہیں یہ وہ سیکٹرز تھے جہاں پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے یہ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھے گئے ہیں۔ پاکستان جو آپ کو معلوم ہے کہ جی زیادہ تر 54% پاکستان کی ایکسپورٹ تو بیس ہی ٹیکسٹائل پہ کرتی ہے، اور پاکستان کی وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا ٹیکسٹائل بہت اچھا ہے، دنیا کے اندر ہماری ایکسپورٹ بھی اچھی ہوتی ہے، بس صرف پرائزز کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سالو ہو جائیں گے، لیکن جس پروڈکٹ کو، جس چیزوں کو بوسٹ اپ کرنا ہے وہ SIFC میں یہ 3-4 سیکٹر، جیسے آپ نے کہا کہ IT کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اندر اگر ہماری ینگسٹر جو ہمارے ہیں، ہماری IT کی سیکٹرز میں اگر ہم کام کریں اس کی ایکسپورٹ بہت بڑھ سکتی ہے، ایگریکلچر میں اگر ہم کام کریں اس کی ایکسپورٹ بہت بڑھ سکتی ہے، اسی طرح مائننگ ہے، منرل ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت، لہٰذا اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے دنیا کے اندر، اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی چیمبر اس میں بہت
पेश काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस सेक्टर्स को किसी तरीके से इतना बढ़ाया जाए कि उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करें 2-3 साल के अंदर। और इफ्तिखार साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है एक गवर्नमेंट के टेन्योर में भी कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर्स नहीं पूरे कर पाती हैं, तो SIFC तो इन हालात से सफ़र नहीं करेगी, मुतासर नहीं होगी, चूँकि शायद इसका क़याम इसीलिए हुआ है कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो भी तो ये जो सारे तरक्याती मनसूबे हैं, ये जो सरमायाकारी है, कम से कम ये सेफ़ रहे और इसका सिलसिला चलता रहे। तो ये तो आपको मुस्तकबिल में मुतासिर होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जी, हमें जिस तरह गवर्नमेंट ने इसको हमें बताया और हमारी कोशिश है कि इसके ये गवर्नमेंट जो है ये वन विंडो ऑपरेशन है, ये बिल्कुल सेपरेट ऑपरेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंटें चेंज होती रहती हैं 2-3 साल, यही हमारी बदकिस्मती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं दी जाती। लेकिन SIFC में ये जो 5 साल सेक्टर निकाले हैं, इसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी गई है। यही हमारा मुतालबा है, कराची चैम्बर का भी मुतालबा है कि बाकी सेक्टर्स के अंदर भी ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दी जाए। गवर्नमेंट आती है 3-4 साल बाद, अगर चेंज भी होती है तो लेकिन सनती और पहिया चलता रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक 10 साल या 15 साल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दें, ताकि हमें पता हो, एक्सपोर्टर को पता हो, इंपोर्टर को पता हो कि हम काम कर रहे हैं और ये आगे जाके इस पर हमें फ़र्क नहीं आएगा और चेंज नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद शेख साहब, प्रेसिडेंट KCCI थे, कह रहे थे कि माशी पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, हुकूमतें आएँ या जाएँ, लेकिन मुल्क की मईशत पर ये पॉलिसीज़ असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।